भाग्य का भी बड़ा रोल होता है? जीरो। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, सुरेश पंचरवानी रिफ्यूजी कैंप से आया था, 300 रुपये की नौकरी थी तो 4 साल में गाड़ी बंगले ले लिए इसने। अरे वो धंधा बढ़िया होगा, अब भी चलते हैं। कोई काम नहीं करा, इतना पैसा बना तो उसमें तो गधे गधे भी पहलवान बन गए। ये सर किस तरह के धंधे की बात कर रहे हैं? कोई भी 8-10 धंधे कौन से हैं जिसमें आदमी 10-20 लाख 50 लाख से शुरुआत कर सकता है? इसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, पैसा दे रही है कि मैं वापस नहीं मांगू, वो सबसे बढ़िया है। क्या हर आदमी हर बिजनेस को कर सकता है या अलग अलग आदमी अलग अलग बिजनेस के लिए बना होता है? मैं कहूँ आप जर्नलिस्ट हो जी, आप बहुत कमा रहे हो, मैं भी यही करूँगा। हो ही नहीं सकता सर। नहीं हो सकता। आपको ये तो कोच है यार। जिद और ईगो में फंस जाता आदमी की, यार मैं तो इतना बड़ा था, कैसे मैं फेल हो रहा हूँ यार। लोगों को ना एक मेंटर की वैल्यू नहीं समझ आती। ये क्या सिखाएगा? मैं तो जानता हूँ सब। अब 3 मिलियन फॉलोअर हैं, 6 करोड़ व्यूज है, लोग जानते हैं। और एक बहुत बड़ा विजन है कि इसकी 5 लाख करोड़ वैल्यू चलनी। 5 लाख करोड़? तो ये 500 IPO। 500 IPO? 500 बड़ा सोचना चाहिए ना यार। नहीं, बात तो सही है। है। क्यों सोचे? तो जब हम 500 IPO की बात करते तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले हंसे थे जब मैंने बोला था। इस पे दुनिया हंसी, वही इतिहास रचा है। तो इतिहास रचता है, आपको मालूम है। हमारी तो भाई बंद कंपनी बिक गई घाटे के बाद। यहाँ 25 करोड़ बाजार से ले लो, 1 पैसा ब्याज नहीं दो। बाजार को लौटाना होगा। नहीं, तो अगर 500 रुपये का नोट आपकी जेब में हो तो निकाल लो, मैं धारक को 500 रुपये देने का अदा का। अगर वो ना लिखा हो तो वो 2% का कागज भी नहीं। IPO लाने के लिए क्या प्रोसेस करने होते हैं? क्या इतना आसान होता है? सुरेश पंचरवानी कौन है? इसके बगैर धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो 67 का हो गया, कल टपक गया तो धंधा कौन संभालेगा? मेंटर ऐसे भी बैठे हैं कि पेरेंटिंग कोच बने और बच्चे नहीं है। भैया तुम्हारा बच्चा आया नहीं, तुम कैसे पेरेंटिंग कोच हो गए? नहीं, जब आप अपने वीडियोस पे और फेसबुक पे कमेंट पढ़ते हैं तो क्या क्या आता है दिमाग के अंदर? बड़े मजेदार होते हैं यार। कोई कहेगा टकले बुड्ढे, तो शुरू में मैं कहता भाई अपने दादाजी को भी यही बोलोगे जाके? तो छोड़ो इनसे, क्या हो लजना। इस जिंदगी में या इस दुनिया में 2 लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा लिखा गया है। एक वो जो बहुत कुछ करने के बाद फेल हो जाते हैं, या दूसरे वो जो अपने क्षेत्र में अपना इकबाल बुलंद करते हैं। उसके पीछे 2 वजह होती है, क्योंकि इनके पास दुनिया को ना देने के लिए बहुत कुछ होता है। यही वजह है कि आदमी जिस क्षेत्र में जाता है उसका इतिहास खंगालता है कि वो गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं जो मुझे नहीं करने की ज़रूरत है, वरना कहीं हमारा रास्ता भी लंबा ना हो जाए। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि आपको ना सिर्फ बिजनेस के बारे में बल्कि अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में भी वो ऐसा बहुत कुछ बताने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस लाइफ या फिर नौकरी की लाइफ या पर्सनल लाइफ, ये तीनों बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने 1995 में अपना IPO जब लेकर के आए तो उन्होंने एक नया कीर्तिमान गढ़ा था जब लोग उनके पीछे थे। उसके बाद तमाम बिजनेस उन्होंने शुरू किया, बड़ा किया और बेच दिया। इतना ही नहीं, उनकी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई थी वो शून्य से हुई थी और पहुँचे तो शिखर पे और अपना इकबाल बुलंद किया। हमारे साथ सुरेश मंसारवानी जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। थैंक यू। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है ना, आपने इतना तजुर्बा लिया कि तजुर्बा ही डाल दिया। ये क्या है तजुर्बा? तजुर्बा हमारी कंपनी का नाम है। अच्छा। पूरा नाम तजुर्बा बिजनेस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड है। ओके। मतलब हम बिजनेसमैन का नेटवर्क बनाते हैं, कम्युनिटीज़ बनाते हैं, उनको स्किल करते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे स्केल करें, बड़ा करें, IPO तक ले जाएं, और जो बाकी और चैलेंजेस दिन भर बिजनेस में आते रहते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, कैश फ्लो, उसके ऊपर उनको मेंटरिंग करते हैं। मैंने सुना है कि हर चीज़ के पीछे कहानी होती है, हर नाम के पीछे एक वजह होती है। तजुर्बा ही क्यों? क्योंकि तजुर्बा इतना हो गया कि संभाले नहीं संभल रहा है, तो उसको बांटना ज़रूरी हो गया। यहाँ से यहाँ तक तजुर्बा भर गया। बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारा फेलियर, इन सबको मिला के इतना कुछ हो गया कि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। इतनी गिफ्ट किसी के पास होती नहीं है कि जिसने ज़ीरो से बहुत बड़ा किया, बड़ा करके फिर वापस ज़ीरो हुए, फिर वापस बड़ा किया, और लोगों को भी हेल्प कर रहा बड़ा करने में। तो अपना तो तजुर्बा हुआ ही हुआ। अब जो 5-10 हज़ार लोग मेरे से मेंटरिंग ले रहे हैं, उनका भी तो मैं तजुर्बा ले रहा हूँ। तो तजुर्बे की खान हो गई हमारे पास। ये मज़ेदार बात है। अच्छा, जहाँ से आप शुरू किए थे, जहाँ आप पहुँचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, और कहते हैं लोग कि अगर जीवन में लाइन फ्लैट हो जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये एनर्जी और आज भी आप इतना ज़्यादा कैसे कर पाते हैं? मतलब इसके पीछे क्या कोई खास मोटिवेशन या कोई लक्ष्य है ज़िंदगी का आपके? देखो, सीधी सीधी बात है, कुछ भी नकली बातें करे जी, हाँ जी ये मेरी एनर्जी हुई, वो चॉइस नहीं है बॉस। क्योंकि बहुत ऊपर से गिरे हैं,
और एक जब आपका ये कहते हैं ग्लोरी चली जाती है लाइफ में, तो उसको वापस पाने के लिए आदमी छटपटाता है। तो इस एनर्जी के पीछे वो छटपटाहट है अंदर की कि कुछ वापस बड़ा करना है, जो था उससे भी बड़ा करना है। नहीं तो फिर मर गए तो हुए क्या, फिर तो अब तो फेल होके मर गए। तो जब तक वापस वो सक्सेस और उससे बड़ी सक्सेस ना ले, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या लगता है सर, कहाँ चूक हुई? कहाँ क्या, कहाँ चूक यही जानना चाहूंगा। इसके पीछे की वजह यह है ना कि तो बहुत से ऐसे लोग पॉडकास्ट हैं। कम पड़ जाएगा बताने में आऊँगा तो। फिर भी कुछ तो बताइए, मोटी मोटा तो बताइए। मोटा मोटा ये है कि पैसा कमाने से ज़्यादा संभालना 10 गुना मुश्किल है। ओके। मैं रिपीट करूँगा, बहुत काम की बात है, पंच लाइन है। पैसा कमाने से ज़्यादा संभालना मुश्किल है। ओके। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग केबीसी से जीत के गए उनका क्या हाल हुआ। तो अर्ली सक्सेस जब आ जाती है ना लाइफ में, तो उसको जो संभालना, उसमें बहुत सारी मेंटरिंग लगती है। अब आपके सिर पे कोई हो नहीं, पिताजी नहीं है, मेंटर हमारे ज़माने में होते नहीं थे, बहुत सारी गलतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। आज बड़े बड़े बात करें अमिताभ बच्चन की, तो वो भी इतना सक्सेस होकर फिर गिरा। तो उसको संभालने के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए वो नहीं थी, इसलिए वो संभला नहीं और मिस्टेक्स होती चली गई। तो कैश फ्लो संभालना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंप्यूटर थे नहीं, तो मंथली रिपोर्ट एमआईएस, जो मैं आज कहता हूँ कि बगैर एमआईएस के भाई धंधा कैसे कर रहे हो। लोग अपना नेट प्रॉफिट ही नहीं पता, वो भी सीए को पता है। अपना कैश फ्लो पॉजिटिव है नेगेटिव, वो भी सीए को पता है। अगले 3 साल में भाई कहाँ ले जाना है बिजनेस को, लोन पे लोन क्यों लिए जा रहे हो, वो भी नहीं पता है। तो जब इतने अंधेरे में चलेंगे तो गलती तो होगी ना। वही हमसे हो रहा था। आज तो बहुत सारे मेंटर हैं हमारे जैसे, बहुत सारे कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर है जिनके जरिए आप रिपोर्ट निकाल सकते हो बिजनेस की डायरेक्शन क्या। तब भी ये हालत है लोगों की, तो उस ज़माने में आप सोच सकते हो कि कितनी खराब हालत होगी। नहीं, बात तो सही है। इसको मेन स्ट्रीम में पॉडकास्ट को लेके जाने से पहले एक सवाल जो मेरा है, मुझे हमेशा ये लगता है कि, और लोग कहते भी हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो कर्म तो एक चीज़ होती है, साथ में भाग्य और प्रारब्ध भी चलते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ किसी पड़ाव पे, चाहे वो 1995 की बात रही हो, 96 की बात रही हो, 2000 की बात रही हो, 2007 की बात रही हो, ये वो शायद डेट हैं जहाँ पे आपने माइलस्टोन गढ़े हैं, कभी आपको लगा कि भाग्य का भी बड़ा रोल होता है? 0। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि देखिए जब हम बिजनेस में गए तो वो सनशाइन इंडस्ट्री थी। अब वो चांस की बात होती है कि कोई किस बिजनेस में चला गया, कोई किस में चला गया। हम सनशाइन में चले गए तो हमारा तो अकल नहीं थी, टैलेंट था नहीं। इंडस्ट्री ऐसी थी कि आप 10 रुपए का सामान बेचो तो 20 आ जाते थे, 1 करोड़ का बेचो तो 2 करोड़ आ गए। तो उसमें तो गधे गधे भी पहलवान बन गए। ऐसे ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में पहलवान बने, जो दुकान पे एक कपड़ा नापने वाला जो हेल्पर होता है, जिसकी हांगकांग में $100 तनख्वाह थी, वो भी अमेरिका जाके मल्टी मिलियनर बन गया। तो वो सही बिजनेस में चला गया, उसमें नॉलेज से नहीं गया। एक होता है आदमी नॉलेज से जाना, हाँ जी मुझे पता है ये सनशाइन इंडस्ट्री है, जैसे आजकल एआई, ब्लॉकचेन चल रहा है, सोलर चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी चल रहा है। वहाँ पे एक आदमी कॉन्शियस कॉल लेता है तो वो एक कॉन्शियस कॉल है। कहीं जाके टपक गए उसमें, वहाँ पे कुछ ठीक ठाक था तो अच्छा चल गया, लेकिन मेहनत का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ओके। मैं आप जितना अगर वैल्यू भाग्य को देंगे तो मैं कहूँगा एक तो आप सही इंडस्ट्री में चले जाओ, या कॉन्शियस, या बाय चांस आपके पास वही टक्कर जाए, लेकिन उसको भी आप बेइंतहा मेहनत और शिद्दत से करो ना। तो कहते हैं ना, हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। मेरा बिलीव उसमें है कि मैं मेहनत से लक को पछाड़ सकता हूँ, और पछाड़ा है और पछाड़ता रहूँगा। कभी ऐसा नहीं लगा कि एक बार देख ही लेते हैं? बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जितने बिजनेसमैन लोग हैं आजकल मैं देखता हूँ, वो तमाम तरह के गुरुज, एस्ट्रोलॉजर और तमाम लोगों को लेकर के जाते हैं, अपने साथ चलते हैं। आपको नहीं कभी लगा कि एक बार देखना चाहिए, आजमा तो लें, क्योंकि आपने मेहनत करी तो बहुत। क्यों नहीं लगेगा भाई, हम भी तो उन आम लोगों में हैं जिनको इनसिक्योरिटीज होती है। हम भी गए एस्ट्रोलॉजर्स के पास। अच्छा, गए? लेकिन ये किया कि हमने डायरी में लिख लिया, भैया तुम कह रहे हो सच निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सच निकला ही नहीं। तो मैं देखा कि एंड ऑफ द डे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि सच निकल गया। आधे लोग का निकलेगा, आधों का नहीं निकलेगा। जिनका निकल गया उन्होंने उनकी वाह वाह कर दी, जिनका नहीं निकला वो बेचारा चुपचाप बैठ गए कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है। तो वो मैंने अच्छी तरह नापा तोला, एक से नहीं 10 से कंसल्टेशन ली, पैसे दिए, सब कुछ देखा भाला, और समझ में ये आया कि ये ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब लोगों को जिनको फ़ायदा हो गया तो वो उस 50% में होंगे, या उनका बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, मेरा लॉजिकल माइंड है। नहीं होगा तो जब तक विश्वास नहीं है तो, विश्वास है तो पत्थर भगवान है। हाँ, नहीं है तो नहीं है, तो मेरा नहीं है तो शायद मेरे लिए काम नहीं करता होगा। नहीं, आपने इतना सब कुछ बनाया है ना कि आपके पास जीवन का एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, बहुत बड़ा अनुभव है। अब तजुर्बा आप खुद चला रहे हैं। हम आते हैं इसी सवाल पे एक बार कि
जैसे आपने कहा ना कि ज्योतिष में कुछ लोगों को सही हो गया, कुछ लोगों को नहीं हुआ, कुछ लोगों को सूट किया, कुछ लोगों को नहीं सूट किया। अभी आपने इससे पहले एक बात बोली थी कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, या बिजनेस वो करना चाहिए जो आगे की तरफ जा रहा हो। ये कोई भी व्यक्ति कैसे चूज कर सकता है कि हम मुझको यही बिजनेस करना चाहिए? 4 स्टेजेस होते हैं बिजनेस के। जी। पहला होता है इंट्रोडक्शन, ओके। जहाँ कुछ नया शुरू हुआ है। ठीक है। जैसे अभी हमारे सामने सामने क्विक कॉमर्स शुरू हुआ है एकदम से, कि 8 मिनट में चीज़ मिलेगी। AI बेस्ड बिजनेस पिछले 2 साल में बहुत तेज़ी से बढ़े। तो ये जब इंट्रोडक्शन फेज में होते हैं तो फेलियर रेट बड़ा हाई होता है अच्छा। और बर्न बहुत होता है, ठीक है। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं, आप एक मार्केट क्रिएट कर रहे हैं चीज़ की, हम्म। तो वहाँ पर रिस्क बहुत है। ठीक है। लेकिन जब वो इस्टेब्लिश हो गया, मार्केट इस्टेब्लिश हो गई, लोगों को अवेयरनेस हो गई, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP भी आ गया कि भैया ये बिजनेस अब चलेगा, और वो ग्रोथ फेज में चला जाता है, वो तो एक तरह से गोल्डन पीरियड होता है। ओके। वो सेलर्स मार्केट होती है, बेचने वाले कम, खरीदने वाले ज़्यादा, आपकी प्राइस, आपकी पेमेंट टर्म। तो वो एक बहुत बढ़िया फेज होता है। उसके बाद आता है कंसोलिडेशन, वहाँ के पीक आउट हो जाता है। जैसे अभी हमारी स्टॉक मार्केट पीक हुई थी, फिर गिरी, तो वो पीक आउट पे पहुंच जाता है, थोड़ी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं, कंपटीशन बहुत आ जाता है। हर आदमी सोचता रहे ये सुरेश पंचरवानी रिफ्यूजी कैंप से आया था, 300 रुपये की नौकरी से तो 4 साल में गाड़ी बंगले ले लिए इसने, अरे वो धंधा बढ़िया होगा, हम भी चलते हैं। तो लोग घुस जाते बहुत उसमें, कंपटीशन आता है, प्राइस प्रेशर ही होता है। तो वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में साइन आने लगते हैं, यार अब सेल्स भी नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहा है, प्राइस भी थोड़ी घटनी शुरू हो गई है, तो ये खतरे का सिग्नल है। अब वो टाइम में या तो धंधा बेच दो, या फिर उसी से फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवे कुछ भी इंटीग्रेशन करना हो आपको वो कर लो, पिवट कर जाओ, बेचना है बेच दो, कुछ भी ऐसा कर लो, बंद कर दो, जो कमाया गया उसको संभाल लो। हमारे एक दोस्त ने किया, अच्छा। तो उसका गारमेंट का बिजनेस था, और उसने कहा मेरे को, यार तुम बहुत उड़ रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, माहौल सही नहीं है, पीक आउट हो रहा है, अमेरिका यूरोप में चाइनीज माल भर भर के आ रहा है, इंडिया पीछे रह जाएगा, तुम लोग नहीं कम्पीट कर पाओगे, मैं धंधा बंद कर रहा हूँ। तो उसने 30 करोड़ की एक्सपोर्ट रातों रात बंद करके, स्टाफ को सैलरी वैलरी देके, वेंडर्स को पेमेंट करके, जो पैसा कमाया हुआ था उसकी प्रॉपर्टी से किराया आ रहे थे, वो आखिरी मरने के सांस तक, 2 साल पहले उसकी डेथ हुई, वो सिर्फ और सिर्फ टीवी के रिमोट बदलता रहा घर पे बैठ के, कोई काम नहीं करा, इतना पैसा बना लिया। अच्छा। तो वो फेज में निकल जाना बेहतर है, नहीं तो जो कमाया है डिक्लाइनिंग फेज में सब देना पड़ेगा वापस। ये सर किस तरह के धंधे की बात कर रहे हैं आप? कोई भी हो। जैसे एक तो होता है कि आदमी बिजनेस करता है, ट्रेडिंग करता है, एक ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट की होती है, और एक ट्रेडिंग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है। बिजनेस के अलग अलग तरीके थे। कोई भी हर बिजनेस को तो वाइंड अप नहीं कर सकते ना। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो फ्रेंचाइजी बेस और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं, खरीदने बेचने की चीज़ें हैं, उन्होंने 10 साल में एक माइलस्टोन गढ़ा है, फिर उसको कैसे वाइंड अप कर सकते हैं? दिक्कत उसमें भी आती है। वाइंड अप तो कोई भी हो सकता है। तुम सोचो मुझे धंधा बंद करना, कौन रोकेगा? नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन हाँ। कोई क्यों करना चाहेगा ऐसा? क्योंकि अब बन नहीं रहा है, डिक्लाइनिंग फेज है, यू आर लूजिंग मनी एवरी डे। आपको तो दिखता है ना कि यार अब ग्राहक भी नहीं आ रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है, पेमेंट भी नहीं दे रहा है, और सेल्स भी नहीं बढ़ रही है, और पैसा घट रहा है। अब मुझे तनख्वाहें देने के लिए या खर्चा निकालने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। बहुत खतरे का साइन है, बहुत निकल लो, नहीं धीरे धीरे करके लोन बढ़ जाएगा, और बंद तो नहीं करोगे तो बंद हो ही जाएगा वो। नहीं, बात तो सही है कि हर बिजनेस अपना एक साइन देता है। हाँ। आपको क्या लगता है कि बिजनेस पैसा लगा के शुरू करना चाहिए या हुनर के साथ? दो चीज़ें मैंने जो देखी है, मैंने जो फील किया, क्योंकि अब मैं भी बिजनेस में हूँ नौकरी के बाद, मैंने अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, अपनी स्किल्स से चला, धीरे धीरे करके टाइम लिया मैंने। 4-5 साल बाद आज मेरे पास 15-20 लोग हैं, 20 लोग हैं, काम करते हैं। क्या लगता है कि बिना पैसा लगाए भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। किस तरह के हो सकते हैं वो? पहला तो हुनर हासिल करो। ठीक है। हुनर आ गया, अब कोई पैसा लगाने वाला ढूंढ लो, या वो बैंक हो, या कोई पार्टनर हो, या इन्वेस्टर हो, मिल जाता है आराम से। हुनर के बगैर तो पैसा चला जाता है। किसी बिजनेस में घुस गए बगैर हुनर के, तो जो है दे दोगे वहाँ पर, जीरो हो जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जी। जब मैंने गारमेंट बंद किया था, गारमेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। बंद हो गया था, बंद क्या किया था घाटा हो गया था, तो मुझे लगा कि मुझे अब लेबर नहीं चाहिए, लेबर बहुत होती थी, तो वेल्थ मैनेजमेंट में जाना चाहिए। तो मैंने एक 55 साल की उम्र में वीकेंड कॉलेज में एडमिशन ले ली, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ओके। कि मुझे सीख के बिजनेस करना है। अब 2 साल पढ़ाई की, सीख तो लिया, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज अभी भी नहीं है, एक भी ग्राहक नहीं है। तो फिर पार्टनर उठाया कि वो, उसके पास ग्राहक भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, तो दोनों मिला के चले, तो 6 महीने में बिजनेस स्टैब्लिश हो गया। ओके।
ये तो मैं समझा हुनर वाली बात। वो इसलिए भी कई बार क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट में जो बंदा बैठा हुआ उसको लगता है पैसा लगा के ही हम बिजनेस चला लेंगे, उसको कुछ नहीं आता, तो नीचे वाली टीम ही कई बार उसको बर्बाद कर ये हम देती है। एसएमईज की बात कर रहे हैं, टाटा वाटा की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कुछ भी शुरू करना थे, पूरी टीम बिठा देते हैं, पैसा लगा देते हैं, काम चलता है, सर, घाटा खा लेते 2-3 टाटा साल। तो दशकों की दशक नहीं, मैं तो कहूँगा शताब्दी की बात है। वो तो मतलब 100 साल से बिजनेस खड़ा है। हम और आप बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो आईपीओ लोग नहीं आ सकते, हाँ। लेकिन एमएसएमई के जरिए या सरकार तमाम तरह के फंड देती है, सब्सिडी देती है, वो चाहते हैं कि यार कहीं से मुझे ज्ञान मिल जाए और मैं ये काम कर लूँ। हम तो उसकी अभी बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप एमएसएमई के लोगों को कंसल्टेंसी भी देते हैं, वर्कशॉप मेंटरिंग करते हैं? करते हैं। मैं कंसल्टेंट नहीं कहता अपने को, अच्छा, मैं मेंटर कहता हूँ, क्योंकि कंसल्टेंट सिर्फ कंसल्टेंसी देता है, मैं हैंड होल्ड करता हूँ, क्या हाथ बात है। थामता हूँ कि भाई तुम्हें बाहर ले जाऊँगा। अच्छा, ये मज़ेदार बात है। थोड़ा सा सर बढ़ाएं, जो लोग देख रहे होंगे ना, हाँ। वो सोचेंगे कि हाथ कैसे पकड़ते हैं। मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन जिसको पकड़ते हैं उनको कहाँ तक लेके जाते हैं, कैसे लेकर के जाते हैं जहाँ मार्केट तक में उस पर step- दम हो जाने का, ठीक हम है। अवेलेबल हैं। सुबह 10 से रात को 12 बजे तक कभी भी फ़ोन कर लो, पूछ लो, एडवाइस ले लो, मिल लो। रेगुलर सेशन होंगे, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा मेरी तरफ से। जो सेशन प्रॉमिस होते हैं, चाहे मैं छुट्टियों पे होता हूँ, गोवा हूँ या मसूरी हूँ, वहाँ से सेशन ले रहा होता हूँ। तो सामने करने वाला चाहिए। तो क्या है कि आपने जो कंसल्टेंसी की बात की ना, कंसल्टेंट आगे बताए ये कर लो है, करो ना करो तुम्हारा काम है भाई। लेकिन हमारे यहाँ पर जी, इट इज़ प्रॉपर मेंटरिंग, ओके, कस्टमाइज भी। आपको क्या तकलीफ है, जी, ग्रुप सेशन तो सबके लिए है ही है, लेकिन मैं ठीक बहुत 1-to-1 टाइम देता हूँ लोगों को। ओके, उसके बाद सबके फ़ोन जो आया उसको उसी दिन वापस कॉल बैक जाना है, अगर Okay. मैं नहीं उठा पाया तो। मैसेज आया तो उसी दिन जवाब जाना है। तो ये सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। ज़्यादातर सिलेबस पढ़ाते हैं, तो सिलेबस पढ़ाना तो आदमी को वीडियो भी देख ले, हाँ, लेकिन सिलेबस के साथ अगर कस्टमाइज मेंटरिंग अवेलेबल हो और आपका मेंटर आपके लिए अवेलेबल है हर टाइम, और मैं कहता हूं कि करने से पहले पूछना, करने के बाद मत बताना। एक मेरे मेंटी का फ़ोन आता सुबह 7 बजे, सर ज़रूरी बात करनी है। मैं चाय पी रहा था, कहा करो। बोले बिजनेस तो मेरा डबल हो गया आपसे मिल के, मैं करता 10 करोड़ 20 करोड़ हो गया अब, और अब मेरे को एक 5 करोड़ की लिमिट मिल रही है, अलग से लोन की ऑफर आई है। ओके, मैं सोच रहा हूँ एक और बिजनेस चालू कर लो। हम्म, मैं कहा वेरी गुड, ख्याल तो अच्छा तेरा भाई, लेकिन तुम अपने बिजनेस में कितना टाइम लगाते हो? बोले 12 घंटा। तुम्हारा बिजनेस 20 करोड़ से और कहाँ तक जा सकता है? 500 करोड़। मैं कहा 2 काम करो, पहले 500 करोड़ तक जाओ, और 12 घंटे की बजाय जब कहो मैं 3 महीने में एक बार धंधे में जाता हूँ, तब आना, तब दूसरा धंधा करना, नहीं तो ये साले लोन डूब जाएगा और ये धंधा भी तेरा खराब हो जाएगा। अब बताओ ये तजुर्बा कहाँ मिलेगा? बात तो और वो सही है। तैयार था करने को, और वो गलती कर लेता, और ऐसी गलतियाँ मैंने खुद करी हुई हैं। बचा लिया उसको। अब इस एडवाइस की क्या कीमत लगाओगे? जो आपको 7 बजे, मैंने 3-3 बजे रात को लोग के कॉल सुने, जग रहा होता हूँ, व्हाट्सएप खोला, सर आज कब बात होगी? मैं कहा अभी कर लो, खाली बैठा हूँ। सर 3 बज रहे, मैं तो क्या होगा, कर लो। तो ऐसे तो मैं कॉल ले लेता हूँ लोगों के। बड़ी बात है। जीवन में कई बार ना आदमी इसलिए भी फेल होता है कि उसको सही बताने वाला नहीं होता, वो गलत रास्ते पे चला जाता है, उसकी वजह से वो बर्बाद हो जाता है। सर, एक सवाल ये मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ और लोगों के लिए भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी छोटे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन ये कि मार्केट में ना सरकार फंड देने के लिए तैयार है, हम अगर एलिजिबल हैं, हमारे पास डिग्री है, सब कुछ है। आपको क्या लगता है कि ऐसे 8-10 धंधे कौन से हैं जिसमें आदमी 10-20 लाख 50 लाख से शुरुआत कर सकता है? अगर किसी को नया करना हो ना, हाँ, तो एक बात जो है सुनने ध्यान कर लें, हाँ, जिसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, पैसा दे रही है कि मैं वापस नहीं मांगूंगी, वो सबसे बढ़िया धंधा। अच्छा, अब देखिए सोलर, हाँ, आईफोन से कम की कीमत में, मोबाइल फ़ोन से कम की कीमत में घर में सोलर लग रहा है। हाँ, मतलब 1.5 लाख के सोलर में सरकार 80,000 रुपया, 90,000 रुपया सब्सिडी दे रही है। कहाँ गलती हो सकती है यार? आप 60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में किसी भी 2 बेडरूम वाले को बोलो, 3 बेडरूम वाले को, कि तेरी लाइफ टाइम बिजली फ्री है यार, एक फ़ोन की कीमत पे ले लो। सरकार सब्सिडी दे रही है, 60,000 रुपया तो 3 साल का बिजली का बिल की कीमत में आपको अगले 25 साल की, वो बोलते हैं, पर मैं समझता हूँ लाइफ टाइम ही हो गया। छोटी मोटी उसके बाद मेंटेनेंस ही लगेगी, और क्या है। बात तो सही है। 25 साल की वो गारंटी ले रहे हैं, तो 22 साल आपको बिजली फ्री मिल रही है यार। तो ऐसे बहुत बिजनेस हैं, गवर्नमेंट की साइट्स हैं, जहाँ जहाँ देख लो सब्सिडी मिल रही है, उससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। वो करना चाहिए आपको, क्योंकि वो सरकार चाह रही है बढ़ाना। जिसको सरकार का पुष्प मिले भाई, राजा का पुष्प मिले। बात तो पुराने सही है। जमाने में राजा होते थे भाई, ये कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पैसे दे रहा हूँ, लोन भी दे रहा हूँ, सब्सिडी भी दे रहा हूँ।
तो हम क्यों भटके इधर उधर भाई? सबसे बड़ी समस्या क्या है ना सर कि हम लोगों की सलाह पे बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं ना तो हमको लगता है यार इन्होंने कहा जो आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि सुरेश जी ने ये किया हम भी कर लेते हैं, हम सफल हो जाएंगे। क्या सबका बिजनेस ऑफ नेचर और सबका अपना बिजनेस जो सपोर्ट करता है एक जैसा होता है? अगर मैं सही तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करूं तो क्या हर आदमी हर बिजनेस को कर सकता है या अलग अलग आदमी अलग अलग बिजनेस के लिए बना होता है? पहली बात, थोड़ा सा मिक्स सवाल है आपका। जो मैं अक्सर प्रॉब्लम देखता हूँ MSMEs और SMEs में कि प्राइस नहीं मिल रही है, हम्म कंपटीशन बहुत है, ग्राहक पैसे नहीं दे रहा है, सेल्स नहीं बढ़ रही है। हम्म तो उसका जो कहते हैं ना, बिल्कुल जो इसकी जो वजह है, सिंगल रीज़न है कि बिजनेस डिफरेंट नहीं है। ओके। अच्छा, मेरे कपड़े आपको फिट आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे सर। आपके कपड़े मुझे फिट आ जाएंगे? नहीं आएंगे। मैं कहूँ आप जर्नलिस्ट हो जी, आप बहुत कमा रहे हो, मैं भी यही कर लेता हूँ। हो ही नहीं सकता सर। नहीं हो सकता। यार आपका ये तो कोच है यार, ये तो इसका तो धंधे में तो बोलने का ही खाता है ये। इसका तो ना कोई मशीन है, ना कोई और चीज़ है, ना प्रोडक्ट है, ना सॉफ्टवेयर है, तो कोई बोल रहा और कमा रहा है। हाँ। मैं भी ये कर लेता हूँ। हम्म। आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, सही बात है। तो हर एक का बिजनेस अलग अलग है, आप कुछ अलग कीजिए। और उसके लिए आप पहला तो ये देखिए कि मार्केट में डिमांड है उस चीज़ की, और ऊपर सरकार सब्सिडी और लोन दे रही तो सबसे बढ़िया है। लेकिन उसके साथ साथ आपका दिल, दिमाग और स्किल, तीन चीज़ें जहाँ मिल जाएं इसके साथ। दिल, दिमाग, स्किल। हाँ, कि आपके दिल को अच्छा लगे, यार मुझे खुशी होती है करते हुए। यू कैन यूज अ ब्रेन देयर, कि आप औरों से बेहतर सलाह दे सकते हो या करा सकते हो या प्रोडक्ट बना सकते हो, और उसकी स्पेशल स्किल है आपके पास, कोई हासिल की है, कोई सर्टिफिकेशन ली है, या कोई हुनर है आपके पास, हुनर ही कह लो स्किल को। ये चीज़ें मीट विद द मार्केट डिमांड, और उसके साथ अगर सरकार चाहती है कर लो तो सोने पे सुहागा। बात तो सही है सर। और मुझे लगता है फिर जीवन और बिजनेस दोनों बहुत आसान हो जाएंगे। हाँ। सर आपने कितने देशों की यात्रा की होगी अब तक? कितने देशों की 50। यात्रा? 50 देशों की। और कितने तरह के बिजनेस किए होंगे? बिजनेस ऐसे एकदम आपके सवाल के साथ ऑफ हैंड तो नहीं आ रहा है, लेकिन गारमेंट एक ही किया 25 साल, उसके बाद 4-5-6 बिजनेस में हम और फेल हुए होंगे। अच्छा। और आईपीओ किसका लेकर के आए थे आप? गारमेंट बिजनेस का, गारमेंट गारमेंट का। एक्सपोर्ट। तो वो वहाँ पे दिक्कत क्या है ऐसा कि मतलब आपको फिर वापस से बैकफुट पे आना पड़ा? दिक्कत वही हुई कि कंपटीशन बढ़ गया, डिक्लाइन फेज में आ गया बिजनेस, ओके। प्राइस खत्म हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, सेल्स हो नहीं रही थी, प्रॉफिट हो नहीं रहा था, और ऊपर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं पता, खर्चे अनाप शनाप, वो सारे चीज़ों को मिला के लोन बढ़ते जा रहे हैं, तो कोलैप्स हो गया वो। ये बहुत लोगों के साथ दिक्कत आती होगी। बहुत लोग के साथ आती है, रोज ही देखता हूँ मैं, ऐसे आती है। हम्म। तो तभी मैं कह रहा हूँ कंसोलिडेशन फेज में निकल लो। बात तो सही है, लेकिन अब ये कोई बताने वाला होना चाहिए ना, क्योंकि आदमी को तो ये लालच चाहती है कि हमने यहाँ तक किया था हम फिर से कर लेंगे, हम कहीं चूक हुई है। जिद और ईगो में फंस जाता आदमी कि यार मैं तो इतना बड़ा था, हाँ। मैं तो इतना कुछ किया, कैसे मैं फेल हो रहा हूँ यार। हम्म। और उस समय अटके 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 पहुँच जाता है। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को ना, एक मेंटर की वैल्यू नहीं समझ आती। करोड़ों रुपए इंटीरियर में लगा देंगे, लोन ले लेंगे, लेकिन 2-4 लाख का मेंटर को देने में ना, नहीं यार, ये क्या सिखाएगा मुझे, मैं तो जानता हूँ सब कुछ। आई नो एवरीथिंग, मोस्ट डेंजरस 3 वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज, आई नो एवरीथिंग। जिसने ये सोच लिया वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हम जो जानते हैं ना वो सिर्फ 5% है। सही बात है। हम जो जानते हैं वो 5% है, जो हम जानते हैं कि हम नहीं जानते वो 15% है। मतलब हम जानते हैं कि हमें नहीं पता है, लेकिन जो हम जानते ही नहीं है कि हमें पता नहीं वो 80% है, तो कितना कुछ सीखना बाकी है। बिल्कुल सही बात है। और क्या होता है ना कि कई बार हमारा भ्रम हमें मार देता है, ये सच है। ये सवाल जो पूछा था ना कि आपने कितने कंट्री की यात्रा की और कौन कौन सा बिजनेस किया, उसके पीछे एक वजह थी। वजह ये थी कि आज के डेट में एक लड़ाई चलती है जो बिज़नेस शुरू करते हैं उनसे अपनी, कि हम प्रोडक्ट में जाएं या सर्विसेज में जाएं। आपने प्रोडक्ट का धंधा किया और मुझे लगता है अब सर्विसेज में है, तो आपने इसको क्यों चुना? ये पूछने का मतलब यही था, ये समझना चाहता था कि इतने देशों की यात्राएं करने के बाद, इतना बिजनेस करने के बाद आप टॉप पे गए, फेलियर हुआ, लेकिन लास्ट में जो बिज़नेस आपने चुना वो किसी प्रोडक्ट का नहीं चुना, मौज करने का चुना। बतियाते हैं, आप जाते हैं स्टेज पे 100-100, 200 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, मस्त रहते हैं, एकदम जिंदा दिल हैं। तो क्यों ऐसा किया आपने, सर्विस ही क्यों चुना? बढ़िया है सर्विस बिजनेस, इसीलिए चुना। ना कैपेक्स है ना ओपेक्स है। अच्छा, कैपेक्स भाई, ओपेक्स बोले तो? कैपेक्स बोले तो मशीनरी में पैसा नहीं लगना, फैक्ट्री नहीं लगानी, उससे बच गए।
हाँ। अब वो लगाने के लिए दुनिया भर के लोन लोगे तो प्रेशर लोगे ना। हाँ हम तो घर की बेसमेंट से लैपटॉप लेके बैठ जाते बोलने, और जूम ने और आसान कर दिया काम हमारा। हाँ। पहले तो स्टेज पे बोलना पड़ता था, जाना पड़ता था, अब जूम ने वो आसान कर दिया। चैलेंज इस बिजनेस के भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो आसान दिख रहा है उतना है, इसकी अपनी तकलीफ़ें हैं, इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सर्विस बिजनेस में कैपेक्स नहीं है, ओपेक्स बोले तो ओवरहेड्स। ओके। कि मुझे जो 400 आदमी की टीम लेके चलना पड़ता था गारमेंट एक्सपोर्ट में, 4 आदमी में काम हो जाता है। तो 4 वर्सेस 400 भाई फ़र्क तो है। उनको संभालना, उनका ख्याल रखना, जगह, रेंटल, सब कुछ, ये सारी चीज़ें मिला के देखें तो सर्विस बिजनेस को मैं थोड़ा बेटर समझता हूँ। लेकिन उसमें फिर हुनर और आपकी महारत बहुत ज़बरदस्त चाहिए। अब एक सवाल और उठता है यहाँ पे, लोगों को लगता है जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है ना, उसको हम बहुत बड़ा बना सकते हैं, इंटरनेशनल बना सकते हैं, और सर्विस बेस्ड बिजनेस इतना बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा लोगों के जहन में होता है। लोग बातचीत भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि नहीं यार, उसमें तो बहुत चांस होता है, इसमें तो नहीं होता। ऐसा है क्या? नहीं, सर्विस जब आपका एक लेवल पे पहुंच जाए, आपकी एक अच्छी अर्निंग हो रही है, आपके पास कैश फ्लोज हैं, आपने कमा लिया, देन यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू प्रोडक्ट। ओके। अब मैं जो बोलता हूँ उसको डिजिटलाइज करके, रिकॉर्ड करके और मार्केटिंग के जरिए बेचूं, ब्रांड बड़ा हो गया, अब 3 मिलियन फॉलोअर हैं, 6 करोड़ व्यूज़ है, लोग जानते हैं, तो वो प्रोडक्ट बेचने में आसानी आती है। आप देखेंगे यूट्यूबर जितने भी हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, वो एक प्रोडक्ट बेचते हैं साथ में। हाँ। कोई ना कोई वीडियो कोर्स, कोई ना कोई किताबें, कुछ ना कुछ बेचते हैं। डेल कार्नेगी पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में वर्ल्ड की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जिन्होंने वॉरेन बफेट जैसे लोग को ट्रेन किया हुआ है। आज उनके कोर्सेज दुनिया में चल रहे हैं उनके बगैर, कि उनका सर्टिफिकेट है डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, प्रोडक्ट ही हो गया ना। हाँ। तो सर्विस से अल्टीमेटली उसको प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो आपको खुद डिलीवर नहीं करना पड़ेगा। तो ये अगली स्टेज है सर्विस के बाद की। सीधा प्रोडक्ट से ना शुरू होकर सर्विस, सर्विस को प्रोडक्ट बना दिया। मतलब ये सही है कि प्रोडक्ट का धंधा ही है जो आपको सबसे ज़्यादा फायदा या मार्जिन दे सकता है। स्केलेबल है ना सर्विस। कैसे सर्विस भी, आप जैसे डिलॉयट हो गया, हाँ। जो बिग 4 बोलते हैं, ये सर्विस बिजनेस ही तो हैं, लेकिन दुनिया भर में ऑफिसेज हैं। तो उन्होंने उस लेवल पे स्केल कर लिया अपने को। तो स्केलिंग हर जगह पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि सर्विस स्केल नहीं हो सकती। ओके। जो लोग आपको सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि बार बार आप मेंटरिंग की बात कर रहे हैं या कोचिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन तजुर्बा को लेकर आपने बहुत बड़ा सपना देखा है। जरा एक बार बताएं ना, तजुर्बा क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये सर्विस बेस्ड बिजनेस, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ ना, जो देख रहे हैं उनको पता चले कि इसको लेकर भी 100-200 करोड़ की बात सोची गई है, उससे कहीं ज़्यादा। शायद मैं बहुत कम आकलन कर रहा हूँ। बताएं एक बार ना तजुर्बा के। तजुर्बा का हमारा विज़न है IPO लाने का, दूसरा IPO होगा हमारी ज़िंदगी का। और एक बहुत बड़ा विज़न है कि इसकी 5 लाख करोड़ वैल्यूएशन होनी चाहिए। 5 लाख 5 करोड़? लाख करोड़ कैसे होगी, उसका रोड मैप दिमाग में पूरा बना हुआ है। ओके। रास्ता कैसे खोजेंगे वो इवॉल्व होता चला जाएगा। जितना रोड मैप हमारे पास है उस पर चल रहे हैं हम, लगातार बढ़ रहे हैं तेज़ी से, और आगे बढ़ेगा ये। अब वो कैसे होगा, उसके लिए हमारा विज़न है तजुर्बा को एक टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। अच्छा। मतलब टेक्नोलॉजी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी और डेटा, जो भी ये सुन रहे चीज़ ध्यान कर लेना कि 21st सेंचुरी, 21वीं जो शताब्दी के बिजनेस होंगे, वो टेक्नोलॉजी और डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है उसमें। तो उसमें देखिए, टेक्नोलॉजी हम ले आए हैं ऑलरेडी, हमारा अच्छा ऐप लॉन्च हो चुका है, उसका टेस्टिंग चल रहा है, और डेटा हो गया कम्युनिटी। अब मेरे पास 6 करोड़ व्यूज़ हैं, बड़ा अभी तो शुरू हुआ है, 2 साल ही हुए हैं मुझे, और ये पहला ही साल 2024 में 25 में जाके मिलियन हुआ यूट्यूब पे, अभी 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन होगा। तो इन लोगों को, जो MSMEs को हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। अब वो प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन है, एक नाम मैं लूँगा जहाँ से मुझे इंस्पिरेशन आई, वो है जीतो, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। वहाँ मैंने कम्युनिटी कॉमर्स को मैं स्पीच देने गया था, तो देखा कि यार ये 300 करोड़ का दिल्ली चैप्टर ने धंधा किया है। मतलब जैन बंधु से धंधा कर रहा है। ओके। मैं अपनी कम्युनिटी से ही कुछ खरीदूंगा बेचूंगा। तो मैंने कहा यार तजुर्बा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम कम्युनिटी बनाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करें, कि हम तजुर्बा कम्युनिटी में ही अपनी ज़रूरतें पूरी करें। हम सबको ज़रूरत है, किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसी को इंटीरियर करना है, किसी को चश्मा चाहिए, किसी को डेंटिस्ट चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, सब तो बैठे हैं MSME में। ऐप में डालो रिक्वायरमेंट, मिल जाएगी आपको। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, आप रियल एस्टेट एडवाइज़र हो, मुझे म्यूचुअल फंड चाहिए, आप वेल्थ एडवाइज़र हो, आपके पास लीड आ गई, हमारी धंधा करो आपस में। तो हम अननोन प्लेटफॉर्म्स पे जाके
जहाँ हमारा कोई एक धागा नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं हम। कहीं भी जाके किसी प्लेटफॉर्म से ऐड उठा के और उस पर हम काम कर लेते हैं। किसी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। आज जैन का जैन पे भरोसा क्यों है कि ये भी जैन, मैं भी जैन। हम मारवाड़ी जी जैसे तो करते है, हैं। हाँ, अग्रवाल समाज है, तो इन लोग का एक कम्युनिटी है, फाउंडेशन है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो जब आप तजुर्बा में जुड़े हुए हो एक दूसरे, हमारे इवेंट भी होते हैं तो उसमें पूरे इंडिया से लोग आते हैं, फिजिकली भी मिलते हैं एक दूसरे से, तो उससे कनेक्शन और मजबूत होता है। तो ये विज़न हम लेके चले कि 1 करोड़ लोगों को हम अपनी कम्युनिटी में लेके आएँ और वो आपस में बिजनेस करें, सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज़, उसमें से कुछ लोगों को हम मेंटर करके, जिनमें दम हो, इंडस्ट्री अच्छी हो, स्केलेबल मॉडल हो, उनको हम आईपीओ लेवल तक ले जाएं। ओके। तो आज एसएमई आईपीओ एक एसएमईज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और भगवान की भेजी हुई गिफ्ट है कि एक छोटा बिजनेसमैन जिसका 20-25 करोड़ का टर्नओवर है, वो भी अपनी कंपनी को लिस्ट करके और 2-3-4 सालों में हजारों करोड़ की वैल्यूएशन में पहुंच सकता है। ओके। वो पॉसिबिलिटी हो गई हैं और हो गई हैं, ऑलरेडी प्रूवन है, बहुत से लोग कर चुके हैं, रोज ही हो रहा है ये। तो ये 500 आईपीओ लाने हैं। 500 आईपीओ। 500 ये बड़ा सोचना चाहिए ना यार। नहीं, बात तो सही छोटा है। क्यों सोचे? क्योंकि छोटा सोचेगा तो बड़ा कभी नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। ये मैं सही लिख के भी है, दे लोग सकता कहते हूँ भी हैं कि जिसने छोटा सोचा उसका बड़ा कभी भी नहीं होगा, किस्मत से भी नहीं होगा। हम्म, जब बड़ा सोचोगे, सितारों की तमन्ना करोगे, चांद पे तो पहुंच ही जाओगे। बात तो सही है। तो हम 5 लाख करोड़ कह रहे हैं तो 3 हो गया, तो मैं कौन सा भगवान शिकायत करने वाला हूँ कि भाई बड़ा जुल्म कर दिया तुमने, 3 लाख कर दिया। अच्छा 50,000 हो गया, मैं तब भी शिकायत नहीं करूँगा। अरे 10,000 भी हो गया तो 1 बिलियन तो हो गया। अब मैं कहूँ जी मुझे तो धंधा ही 50 करोड़ का करना है भाई, उसमें बढ़िया मेरे को 10% मार्जिन हो, 5 करोड़ कमा लूँ, मैं खुश हूँ। तो भाई 50 का 30-40 ही होगा, 500 या 5,000 नहीं होने वाला। तो 500 आईपीओ लाने। पहला हमें राष्ट्रपति से अवार्ड सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला था 95 में। दूसरा मुझे मिशन है कि पद्मा अवार्ड लेना है। ओके। तो ये 500 आईपीओ के बाद शायद नॉमिनेशन में नंबर आ ही जाएगा। 1 करोड़ की कम्युनिटी भी बना ली, एमएसएमई को स्किल भी कर दिया और साथ में 500 आईपीओ भी ले आए। तो अभी तक एसएमई एक्सचेंज को खुले कोई 12-14 साल हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो एसएमई एक्सचेंज है उसने अब तक कुल 500 आईपीओ किए हैं। अच्छा। तो जब हम 500 आईपीओ की बात करते तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले हंसे थे जब मैंने बोला था हाँ। कि हमें 50,000 लोगों को मिले तो 500 नहीं कर पाए, तुम अकेले 500 कर देते। तो मैंने कहा भाई ये तो बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मिल गया, कोई हंस दिया मेरे विजन के ऊपर। जिस पे दुनिया हंसी वही इतिहास उस- बचा है। तो इतिहास रचता है, आपको मालूम है। तो बस हम लग गए उस काम पे। आज 300 लोग मेरे अंडर ट्रेंड हो रहे हैं आईपीओ के लिए। लगभग कितना टाइम आपने रखा है 500 आईपीओ के लिए? 5 साल। 5 साल में 500 आईपीओ। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सरलीकरण करता है, इसको सिंपल और करते हैं। ये आईपीओ होता क्या और काम कैसे करता है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके। अब क्या होता है कि आपका कोई प्रॉपर्टी है। हाँ। अच्छा, आपको उसका रेट कैसे पता करते हो? मतलब ऐसा कोई मानक नहीं है अभी तो, हमको कोई बेचना नहीं, नहीं तो किसी भी फिर प्रॉपर्टी हाँ, डीलर को जो फोन करते होगे। पूछते हैं हाँ कि क्या भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हमारा प्रॉपर्टी कितनी हाँ, होगी, कुछ हाँ। मन में उत्सुकता होती है ना कि हाँ। यार 50 लाख की ली थी, अब देखे रेट क्या हो गया, हाँ। या 1 करोड़ की ली थी। हाँ ये तो होता है। तो अब पिछले तो बड़ी बहुत है। हाँ। तो आपको मान लो 1 करोड़ की 5 करोड़ होगी तो खुशी हो रही होगी कि यार तो 5 करोड़ बढ़ गया। कंपनी का प्राइस कैसे चेक करेगी? हाँ साल तो तो आपका जो सबसे प्रेशियस प्रोडक्ट है, हाँ। मैं जब लोगों से सवाल पूछता हूँ तुम्हारा प्रेशियस प्रोडक्ट क्या, कि ये वाला प्रोडक्ट है, ये कप है जी, ये पेन है, बनाता हूँ सबसे बढ़िया मैं करना। सबसे प्रेशियस प्रोडक्ट जो तेरा बिजनेस है, ओके। उसकी वैल्यू है। हाँ 9:15 बजे मार्केट जब खुलेगी, हाँ। इंटरनेट के ऊपर अपनी कंपनी की वैल्यू देख पाओगे कितनी, और खड़े हाथों बेच देना। क्या बात है। अगर आपकी कंपनी की वैल्यू 500 करोड़ है, किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर को बोल दो मेरा मन है कंपनी बेचने का, वो बेच देगा। हमारी तो भाई बंद कंपनी बिक गई घाटे के बाद, अच्छा। उसकी वैल्यू होती है। बंद कंपनी, जीरो बिजनेस, वो भी कुछ करोड़ की बिक जाती है। तो चला हुआ बिजनेस जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी 500-1000 करोड़ वैल्यू है, वो तो जो आदमी चला रहा है उसकी तो पता ही नहीं उसको वैल्यू क्या है। मान लो उसका कोई संभालने वाला नहीं है और मर गया तो उसका बिजनेस खत्म, परिवार वालों को कुछ नहीं मिला, जीरो जी। लेकिन अगर आप लिस्ट कर लो, अब आपने बोला आईपीओ क्या है, तो मैंने मोटा मोटा समझा दिया कि उसकी एक वैल्यू डिस्कवरी है। हाँ अब आप क्यों करो? दूसरा, आप 25 करोड़ का लोन लो, ठीक है। कितना आपको देना पड़ेगा ब्याज?
अब तो उस पर डिपेंड करे कितना परसेंट ब्याज है, उस हिसाब से मान फिर- लो कितना होता है बिजनेस का लोन, 10, 12, 15% नहीं हाँ हाँ। तो 25 करोड़ रुपये 2.5-3 करोड़ रुपये ब्याज भरोगे। यहाँ 25 करोड़ बाजार से ले लो, एक पैसा ब्याज नहीं देना। बाजार को लौटाना होगा। नहीं, अच्छा। शेयर है ना, इक्विटी है, हाँ। आपको नहीं वो वापस लेनी है, वो तो बाजार में कहीं भी बेच सकता है। ओके। अब आप अगर 500 रुपये का नोट आपकी जेब में हो तो निकाल लो, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस पर गवर्नर का एक लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपये का देने वचन का देता अदा हूँ। करता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे बेरर ऑफ दिस नोट 500 रुपीज। ठीक है। अगर वो ना लिखा हो हाँ। तो वो 2% का कागज भी नहीं है। ओके। तो अब अगर आपके शेयर की कीमत 500 रुपये है हाँ। तो वो बेच के 500 रुपये वसूल कर सकता है ना, कुछ सेकंड भी नहीं लगेंगे। इंटरनेट पे उसे किसी भी ऐप में डाला और वो निकाल सेल ऑर्डर डाला, मार्केट प्राइस डाल दिया, बिक गया, आधे सेकंड में बिक जाता है। 10 शेयर है, 5,000 के बिक गए। अब अगर आपकी कंपनी अच्छा कर रही है तो हो सकता है वो 800 का हो जाए, हो सकता है 1,000 का हो जाए, नहीं कर रही तो 8 रुपये का हो जाए, 5 रुपये का हो जाए, 2 रुपये का हो जाए। लेकिन आपको कोई वचन नहीं देना कि भाई मैं इतने दूंगा। तो आप तो गवर्नर से ज़्यादा स्मार्ट हो गए भाई साहब। दूसरी चीज़, बैंक का डिफॉल्ट करोगे आपका सब बेच देगा उठा के, पर्सनल गारंटी में आपका इंश्योरेंस भी ले जाएगा, आपका मकान भी ले जाएगा। यहाँ शेयर होल्डर आपके पास आके कहने वाला नहीं है कि भैया आपके बिजनेस में पैसा लगाया था वापस करो, कोई नहीं कहने वाला। बस एक चीज़ होगा, थोड़ी सी हो सकता है बद्दुआ दे, यार गलत कंपनी पैसा लगा दिया था। वो आप ख्याल करो कि कंपनी अच्छी चलाओ, शेयर होल्डर्स की दुआएं लो, वो कमाएं, तो अंबानी की तरह पुश्त दर पुश्त आपको पैसे की कमी है बाजार नहीं होने देगा। एक सवाल कुलबुला रहा है दिमाग में। हाँ बोलो। जैसे आपने कहा ना कि कुछ स्मार्ट लोग, कोई ऐसा स्मार्ट व्यक्ति घुस गया कि यार मैं आईपीओ लेके आऊँगा, पैसा बनाऊंगा और लेके भाग जाऊंगा। हाँ, ऐसा होता है? पहले होता था। हमारे टाइम में एक आईपीओ आया था, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, नाम मैं नहीं लूँगा, पता नहीं सही हो नहीं हो क्योंकि वो पुराना टाइम हो गया। लेकिन उन्होंने उस टाइम में केवाईसी ये वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, सेबी थी ही नहीं। तो उसने कंपनी लिस्ट की, पैसा मिला, किराए का कोई मकान वकान ऑफिस लिया हुआ था, लेके भाग गया अमेरिका। अब शायद वो पॉसिबल नहीं है। ओके। आज की जब हम आईपीओ कराते हैं भाई साहब, इतनी तगड़ी ड्यू डिलीजेंस होती है। हाँ। मर्चेंट बैंकर आपके ऑफिस फैक्ट्री आता है, फोटोज लेता है। एक्सचेंज आता है, बॉम्बे स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपकी फ़ोटोज लेता है, विजिट करता है फैसिलिटी कि सही में कंपनी है। आपके सारा हिस्ट्री, आपके बैंक खाते, केवाईसी, आपकी वाइफ का, आपके साले का, आपके ससुर का, आपके भाई का, आपकी बहन का, आपके जीजा का, सबका हिसाब ले लेते हैं। इनमें कोई डिफॉल्टर तो नहीं है कहीं? अच्छा। कहीं डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कि किसी ने कहीं ठगा हुआ है, कुछ किया हुआ है, कोई क्रिमिनल केस है। हाँ। बहुत चेकिंग हो गई है कि 1100 पेपर की लिस्ट है। तो आईपीओ लाना भी ऐसे कोई आसान काम नहीं रह गया। हाँ, यही मेरा अगला सवाल तो था कि आईपीओ लाना आसान उसमें काम नहीं। हमारी सेबी ने बढ़िया काम किया है, जैसे धोखे खा खा के हाँ। कि सारे कुछ प्लग कर दिए हैं, लेकिन फिर भी सियाने लोग 2-4 ऐसे आ जाते हैं। जो पिछले दिनों एक आईपीओ आया था कि सब कुछ रूल्स उसने पूरे कर दिए। अब सेबी का था कि अपने DRHP, जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है शेयर होल्डर्स के लिए, उसमें फाइल करके उसने 59 रिस्क लिखे हुए थे। अच्छा। सेबी ने कहा लिख दो भाई, जो जो गड़बड़ है तुम्हारी। तो उसने कहा हमारी ये जीएसटी की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब अंधी ऐसी लगी हुई थी, किसी ने पढ़ाई नहीं। अब उस आईपीओ में 10 करोड़ का आईपीओ था, 10 करोड़ बाजार से चाहिए था, 4600 करोड़ से ओवर सब्सक्राइब हो गया। अच्छा। उसकी वजह से सोशल मीडिया, अखबारों में इतनी हेडलाइन छप गई कि इतने घटिया घटिया आईपीओ आ रहे हैं। तो फिर सेबी जागी, इससे और सीख लेके 10 और नए चेक लगा दिए कि और अच्छी क्वालिटी आई। तो यही एक प्रोसेस है कि चलता है। पहले तो चल नहीं रहा था, ऐसे में कोई आता ही नहीं था। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बेचारे बैठे थे कि भैया चले, कोई आए तो सही, कोई आ ही नहीं रहा था। 50-50 हज़ार लोगों को सेमिनार में सिखाया करा, कोई नहीं आता था। वो कहते हैं ना हम टैक्स भरेंगे, ना हम कंप्लायंस करेंगे, हम तो भैया अपने उसमें खुश हैं, हमें नहीं लाना आईपीओ। सोच थी एसएमई की। तो अब आने शुरू हुए तो लोग लग रहे इतनी आसानी से पैसा मिल जा रहा है। अच्छा, 40 करोड़ कंपनी 500 करोड़ की हो जा रही 2 साल में। और कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा बिजनेस आपको 50 के 500 कर देगा 2 साल में? तब उसमें फिर गलत लोग भी घुसते हैं। 40 से ज़्यादा कंपनियां सस्पेंड हो चुकी हैं। अच्छा। एसएमई के आईपीओ आने के बाद। तो ये सब भी थोड़ी एक्सेस हुई, तो फिर नए रूल आ गए। और अब इससे थोड़ा टाइम ठीक चलेगा, फिर कोई
सियाना आएगा। नटवर लाल, हाँ। वो फिर कुछ नया खेल करेगा, सेबी फिर कुछ नया करेगी। तो चलता रहता है तो बाजार अच्छा है की- कि आप जैसे मेंटोर हैं जो ये बताने को मार्केट में हैं ताकि आदमी अवेयर होता है। अब जैसे आपने इतने सरल तरीके से इसको बताया है ना आईपीओ को, कि आईपीओ कैसे काम करता है, चीज़ें कैसे होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जैसे मेरी बहुत छोटी कंपनी, मेरे पास तो बहुत कम बच्चे काम करते हैं, लेकिन अब एक सपना अपना भी हो सकता है यार, रेड हॉट मीडिया हाउस का ना एक टाइम आईपीओ लेकर के आना है। तो आईपीओ लाने के लिए क्या प्रोसेस करने होते हैं, क्या इतना आसान होता है, कि किन लोगों को आईपीओ मिलता है, कैसे आईपीओ में आने के बाद हमारे कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, कैसे ये तय होता है कि हमारा शेयर कितने का होना चाहिए, क्या कुछ मानक है हाँ इसके? हाँ, मैं आपको सिंपल शब्दों में, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जी मैंने भी बहुत सारे वीडियो इस पे बनाए हुए हैं। एसएमई आईपीओ क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पहला तो ये है कि आपकी एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। ओके ठीक है। आज देखिए, आपको मैं बोलूँ कि मेरे आईपीओ में पैसा लगाओ, तो आप देखोगे कि पहला तो बिजनेस ठीक है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट है, घाटा वाटा तो नहीं कर रही कंपनी। बिल्कुल सी बात। फिर मैनेजमेंट क्वालिटी को कैसी है, तजुर्बा है, अभी सुरेश पंचरामानी कौन है। उसके बाद आप देखोगे कि इसके बगैर धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 67 का हो गया, कल टपक गया तो धंधा कौन संभालेगा। तो वो भी देखोगे। फिर देखोगे कि ये स्केलेबल है, मैं आज पैसा लगाऊं मेरा पैसा बढ़ेगा। हाँ। नहीं तो मैं एफडी में रख दूं, 7% एफडी दे रही, म्यूचुअल फंड में लगा लूँ 10-15% मिलेगा। इसकी कंपनी में लगाऊंगा तो बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा। तो स्केलेबल होना चाहिए। ओके। तो मतलब यह है कि कंपनी सही से, मतलब यह है कि कंपनी ने सारी कंप्लायंस की हो, जीएसटी, पीएफ, ईएसआई, ये वो, लाइसेंस वाइसेंस, ईएसआई, पीएफ, सारा कुछ ठीक होना चाहिए, फैक्ट्री एक्ट, हर चीज़ वो कंप्लायंसेस सारी आपको की होनी चाहिए, क्लीन, प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए। हाँ यही पूछने वाला था हम। क्योंकि शेयर होल्डर तो उसी में ही लोगे ना। प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में तो आप बाहर के शेयर होल्डर ले नहीं सकते। तो प्राइवेट लिमिटेड, फिर प्राइवेट लिमिटेड को लिमिटेड करना होता है आईपीओ के टाइम पे, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में आप 200 इन्वेस्टर ले सकते हो। ओके। तो लिमिटेड में अनगिनत करोड़ आए, 50,000 आए, जितने भी आए, तो लिमिटेड होती है उसके बाद। पर प्राइवेट लिमिटेड मिनिमम है। तो उसमें सवाल आता है, मेरी तो प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, तो उसको टेक ओवर कराओ उसमें। ओके। और एक्सपर्ट गाइडेंस में कराओ। टेक ओवर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेबी का रिक्वायरमेंट है 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, ठीक। चाहे वो पार्टनर हो या प्रोप्राइटर हो। ठीक है। तो आपने मान लो 2 साल या 3 साल तो प्रोप्राइटर में चलाया। अब आप सोच रहे हो 2025 में मुझे आईपीओ लाना है, 26 में लाना है, तो उसका टेक ओवर 90 दिन में होना चाहिए। ओके। और एमसीए जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, आपको उसका टेक ओवर एग्रीमेंट फाइल करना होता है विद इन 90 डेज। ठीक है। 1 जनवरी को आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, तो विद इन 90 डेज, मार्च 31 से पहले आपका ये एग्रीमेंट लग जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आपको 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, उसमें 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे चले जाओ, एसएमई या एनएसई का एमर्ज प्लेटफॉर्म है, उस पर डालो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, आपको सारा मिल जाएगा। पर मोटा मोटा 3 साल पुरानी कंपनी, 3 साल में 2 साल प्रॉफिटेबल। फिर उसके बाद दोनों की, एनएसई और बीएसई की, थोड़ी थोड़ी अलग अलग टर्म है। एनएसई बोलता है कि आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए, बीएसई बोलता है कि आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ प्लस होनी चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए पीछे से। फिर एनएसई ने एक और टर्म डाली है कि कैश फ्लो टू इक्विटी पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ और रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अपना लोन पे ऑफ नहीं कर सकते। भाई कई लोग क्या, आपने अपनी कंपनी में लोन डाल दिया, तो मैंने अपनी कंपनी में 5 करोड़ लगाए थे, वो लोन है मेरा जी, आपने 5 करोड़ का आईपीओ निकाला, अपना लोन ले गए, वो नहीं अलाउड अब। जो पहले जानते हैं कि तो ये कुछ सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। घबरा जाते लोग कि बहुत बहुत कंप्लायंसेस है। कंप्लायंसेस करना अच्छी बात होती है यार। अच्छा, जेल जाने से बचता है आदमी कंप्लायंस। अब उसके लिए एक मेंटर चाहिए ना, आपके जैसा होना चाहिए। अच्छा एक बात ये मुझे कि जब कोई आईपीओ लेके आता है तो उसको एक मेंटर की ज़रूरत होती है क्या? जैसे अब कोई आईपीओ लेके आना चाहे तो आपके, मैं सुनता हूँ कि भाई आईपीओ लाना है तो वो आपके पास आते हैं चल के, तो क्या किसी का होना ज़रूरी होता है? जैसे कोर्ट में जाने के लिए एक वकील की ज़रूरत होती है? हर जगह मेंटर तो भाई राजा महाराजा रखते थे, जिनके पास सारी शक्ति थी। एक गुरु का स्थान है, मेरे से ऊंचा है, वो वहाँ बैठा है। तो भाई मेंटर तो चाहिए ही चाहिए, जो आपको मुश्किलों से और गलतियां करने से बचा लेगा। तो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, उसकी फीस को गुरु दक्षिणा समझ के दे देनी चाहिए। और अच्छा चुन लो कि भाई ये मेंटर के पास खुद का तजुर्बा होना चाहिए, नहीं तो मेंटर ऐसे भी बैठे हैं कि पेरेंटिंग कोच बने और बच्चे नहीं है। भैया तुम्हारा बच्चा आया नहीं, तुम कैसे पेरेंटिंग कोच हो गए, कोच हो गए?
लाइफ कोच बन गए 30 साल के बाद, जिंदगी तो जी लो यार, धूप छाँव देखी नहीं, तुम लाइफ कोच बन गए। 4 किताबें पढ़ी बिजनेस कोच, यार बिजनेस किया तुमने, सक्सेस हुए, फेल हुए, तो तुम बिजनेस कोच कैसे बन गए? किताबें पढ़ के कोई बिजनेस कोच बन जाता है? तो ऐसे ऐसे कोच भी घूम रहे हैं। तो ये ग्राहक को जरा सावधान होना चाहिए, रिसर्च करके, रिव्यू पढ़ के किस तरह के मेंटर पे जा रहा है, फिर बाद में रोते स्कैम हो गया। अरे स्कैम तो तूने करा लिया अपने ऊपर यार। एक चीज़ याद आई इससे, आपके गूगल पे रिव्यू तो बड़े अच्छे हैं और मुझे लगता है कि 1,500 के आसपास हैं, 1.4K के आसपास हैं। लेकिन जब आप अपने वीडियोस पे और फेसबुक पे कमेंट पढ़ते हैं तो क्या क्या आता है दिमाग के अंदर? बड़े मजेदार होते हैं यार। तो मेरे बेटे ने मुझे सलाह दी कि अभी आप सेलिब्रिटी बन रहे हो थोड़े थोड़े, तो कमेंट मत पढ़ना, सेलिब्रिटी अच्छा। कमेंट नहीं पढ़ते। अच्छा। शुरू में शौक था सबको बैठ के जवाब देना रात को 2-2 बजे तक, तो फिर देखा लोग गंदी गंदी गालियाँ भी लिख जाते हैं। हर तरह के लोग हैं दुनिया में, सिक लोग हैं मेंटली, कोई कहेगा टकले बुड्ढे, तो शुरू में मैं कहता भाई अपने दादाजी को भी यही बोलोगे जाके? तो छोड़ो इनसे क्या उलझना, तो मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ, ये मेरे चैनल के लायक नहीं, इनको हटाओ यहाँ से। तो सिंपल, अगर कभी नज़र पड़ गई तो ब्लॉक कर दिया, नहीं चलते रहते हैं, तो पढ़ता नहीं मैं। कभी कोई ऐसा भी सवाल आया कि आपने खुद इतना बिजनेस किया और इतनी चीज़ों में सफल भी रहे, उसके बाद भी जैसा भी आप लोगों के लिए कह रहे थे, तो कि आप फिर कोचिंग देते हैं या वो करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? कभी ऐसा सवाल आया? क्योंकि हम लोग के पास इस तरह के सवाल आते हैं जब हम मार्केटिंग एजेंसी चला रहे होते तो। सवाल सोशल मीडिया करते रहे तो मैं बताया पढ़ता नहीं हूँ, पर सामने जो कोई पूछता है, पूछते नहीं है, जब मैं बताता हूँ तो खुद उनको लग जाता है कि यार इस आदमी का इतना तजुर्बा है, वो कनेक्ट हो जाता है यहाँ से। क्योंकि वो गलतियाँ वो कर रहे होते हैं जो मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने गलतियाँ करके फेल हुआ हूँ और मैं आपको बचा सकता हूँ, और बचा लेता हूँ, तो वहाँ कनेक्शन होता है बड़ा भारी, लाइव ऑडियंस में। सोशल मीडिया में आप जिससे कुछ किया नहीं कुछ ज़िंदगी में, बेकार बैठ के कमेंट ही कर रहा है, सबको गालियाँ ही निकाल रहा है अपनी फ्रस्ट्रेशन, उसकी क्या जवाब देना यार। एक मज़ेदार बताऊँ मैं आपको, हाँ। कि अक्सर आप देखेंगे ना कि जो वीडियो पे आपके कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, वो उस फील्ड से रिलेटेड ही नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जैसे हम लोग तमाम लोगों के वीडियोस करते हैं ना, कि अगर कोई इक्का दुक्का कमेंट इस तरह का उल्टा आया भी, अमूमन कम आता है क्योंकि हम लोगों के मतलब की बात करते हैं, यहाँ भी लोगों के मतलब की बात हो रही है, तो जो उस सेगमेंट का नहीं होता है ना वही कमेंट करता है, क्योंकि सच में उसको बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं। अब हम अपने वाइंड अप की तरफ चलेंगे क्योंकि आपका भी समय है, लेकिन कुछ सवाल मेरे दिमाग में ना अटका रहता है जब मैं आपसे मिलता हूँ और पूछता हूँ कैसे हैं सर, तो आपकी एक टैगलाइन है, वंडरफुल नहीं, क्या बोलते हैं, सेलिब्रेटिंग लाइफ विद वंडरफुल वाइफ। हर जगह आप वाइफ को लेकर के आते हैं, क्या बिजनेस पर्सनल लाइफ में तो उनका रोल है ही, बिजनेस में किस तरह का रोल है? बराबर ही करते रहे शुरू से, एक्सपोर्ट भी साथ में किया। अच्छा। अभी तजुर्बा में भी को फाउंडर हैं, 50-50 पार्टनर हैं। अब हम 10-10% दोनों अपने 2 बेटों को भी शेयर दे रहे हैं, वैसे जस्ट एज ए गिफ्ट। हाँ। ठीक है कि आगे तो उनके पास ही जाने हैं, लेकिन तजुर्बा भी हम साथ में ही हैं, 50-50 शेयर होल्डर हैं ये फाउंडर से। आपने मुझे लगता है कि आज से 50 साल पहले ये दस्तूर शुरू किया होगा कि आप दोनों साथ में आए होंगे। आजकल एक बहुत अच्छा चेंज आया है, जो नए इस तरह के कपल्स हैं वो अपने बिजनेस में पार्टनर वाइफ को ही बनाते हैं। मेरी वाइफ भी मेरी पार्टनर है, साथ में वही कंपनी देखती हैं। तो क्या देखते हैं कि कितना % रिस्क फेलियर का कंपनी में कम हो जाता है? क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, आपको यही समझ में नहीं आता कि आपके पास आपके कंपनी में जो सेकंड नंबर का वो कंपनी को ड्राइव कैसे कर रहा है। तो कैसे देखते हैं कि अगर ऐसा आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर हो तो कितना आसान होता है और कितना मुश्किल होता है? देखिए, आसान तो ये है कि कोई सलाह करने के लिए, नहीं तो बड़ी लोनली जर्नी है। एम्प्लॉय से आप बात नहीं कर सकते, तो जो शेयरिंग आप करते हो वो पॉसिबल हो जाती, नहीं तो या तो कोई पार्टनर हो उससे बात कर सकते हो, या फिर वाइफ ही पार्टनर है तो आपस में ही बात कर ली। वो एक बड़ा आपस में सपोर्ट सिस्टम हो जाता है कि बात कर लिया आपस में, ये तो बात करने वाला कोई नहीं होता। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि यार पति पत्नी कैसे पार्टनर हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस नहीं होते हैं क्या? होते हैं, वो एक उसका ड्रॉबैक है कि कई बार बिजनेस का झगड़ा बेडरूम तक चला जाता है। हाँ। तो उसके लिए कैसे अवॉइड करना चाहिए, वो स्टेप लेने चाहिए आदमी को, नहीं तो कई बार वो झगड़ा वहाँ भी चलता है और उसके बाद बातचीत कुछ दिन बंद रहती है, लड़ाई झगड़ा जब मियाँ बीवी की चलती है, वो होता है, दैट इज़ पॉसिबल। बट फ़ायदे नुकसान देखा जाए तो फ़ायदा ज़्यादा है। फ़ायदा ज़्यादा है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि एक जो सबसे बड़ी हेडेक ये हो जाती है ना, ख़त्म हो जाती है आपकी, कि जब आप बाहर हो, यात्राओं पे हो ना, तो वो कौन व्यक्ति होगा जो सबसे लॉयल तरीके से आपकी कंपनी को चलाएगा, ये समस्या तो ख़त्म हो ही जाती है। समस्या है, प्लस अगर साथ जाना, हम तो ट्रैवल भी साथ ही करते हैं, हाँ, तो उसमें भी टाइम अच्छा कट जाता है हर जगह। जीवन में भटकाव भी कम होते होंगे। भटकाव अगर होता तो 40-41 साल चलता नहीं है। तो भटकाव के बारे में तो क्लैरिटी रखनी चाहिए कि अगर एक बार आप मैरिड हो गए तो फिर मैरिड हो गए, बाकी सब औरतें आपकी माताएं, बहनें और बेटियां ही हैं।
ये तो 7 फेरों में भी बता देते हैं आपको। अच्छा, मुझे लगता है तभी जीवन बहुत तेजी से आगे जाता है, वरना आप जितना इधर उधर उलझोगे ना उतना ही रफ्तार कम होती चली तबाही जाएगी। हो जाती है, तो बहुत बड़ा मैस हो जाता है बिजनेस में। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, वाइंड अप की तरफ जाएं उससे पहले, कि जो लोग नए आ रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ज़िंदगी में वो आगे बढ़ें जिससे उनकी ज़िंदगी और बिजनेस दोनों में बैलेंस बना रहे? देखो, लोग ना अक्सर सक्सेस को पैसे से ही नाप लेते हैं कि बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, पैसा कमा लिया। मैंने बहुत से लोग देखे, पैसा कमा लिया, हेल्थ गंवा ली, हॉस्पिटलों में रह रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं। एक आदमी बीमार होता है, पूरा परिवार परेशान होता है, सब आसपास के क्लोज लोग। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखो, अपने जैसे कहते हैं कि मेंटल स्टेट जिसमें पीस ऑफ माइंड, नींद अच्छी आए, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, उसका ख्याल रखो साथ में। तो ओवरऑल ना पूरा लाइफ एक गोल सर्किल है, जिसके अगर 6 हिस्सों में बांटें तो जिसमें दोस्त भी हैं, सर्कल भी है, हेल्थ भी है, फैमिली भी है, पैसा भी है। तो इन सारी चीज़ों में राउंड सर्किल चाहिए। अगर डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक टेढ़ा पहिया बनेगा कि कहीं हेल्थ चली गई, कहीं रिलेशन चले गए, कहीं दोस्त यार ही नहीं है, कहीं नेटवर्क ही नहीं है, सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ चाहिए लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो सबको मिला के एक राउंड सर्किल होगा, वो सक्सेस है। वो सर्किल छोटा हो या बड़ा हो, पर सक्सेस तो सक्सेस है, पर होनी गोल चाहिए। हाँ, अगर कुछ आपने पा दिया और बहुत कुछ खो लिया तो उस सक्सेस का क्या ही मतलब है। ज़िंदगी जब समग्रता में होती है ना, तब जाकर के ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। और मज़ेदार बात बताऊं कि आज जो आपने सुना ना, वो सिर्फ एक व्यक्ति की जर्नी नहीं है, वो पूरा एक किताब है। इनकी लिखी हुई वैसे कई किताबें हैं जो मैं बीच में नहीं पूछ पाया, नहीं अगर आप चाहें तो गूगल में जब आप इनके नाम पे सर्च करेंगे तो आपको एक इतिहास मिलेगा जो 1970 के दशक से शुरू होता है, बल्कि मैं कहूँगा कि उससे भी पहले से शुरू होता है और आज तक चला आ रहा है। उन सारे लोगों के लिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जिसको लगता है कि पल भर में उन्होंने इतिहास बना दिया और वही सब कुछ है। तो मेरे दोस्त, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये दुनिया अप्रत्याशित है, अगर यहाँ पे पाए हैं तो अपनी पारी को जम के खेलिए अपने तरीके से, क्योंकि एक दिन तो यहाँ से जाना ही जाना है। लेकिन अगर जाने के बाद भी आप लोगों के जहन में रह गए तो सच में वो वजूद आपका असली होगा। इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड के लिए, कुछ खास लोगों के लिए। तब तक मैं भी इंतज़ार करता हूँ और आप भी।